तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ मैं आज आपके पास, जो हमारा चैप्टर है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का, ओपन यूनिवर्सिटी का बड़े भाई साहब प्रेमचंद पाठ व विवेचन। उसमें मैंने आपको पिछले जो वीडियो थी उसमें प्रस्तावना व उद्देश्य बताया था। अब जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है जीवनी या व्यक्तित्व कह सकते हैं, तो उसको दो पार्ट्स में हम जो है डिवाइड कर लेंगे, कृतित्व और कृतियाँ, और उन्हीं को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो देखिए, कृतित्व के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कृतित्व हिंदी कहानी के विकास के क्रम में प्रेमचंद का आगमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। सर्वप्रथम इन्हीं की कहानियों में सामाजिक परिवेश, उसकी कुप्रथा, असमानता, छुआछूत, शोषण की विभीषिका, कमजोर वर्ग और स्त्रियों का दमन आदि भावनाएं उद्घाटित हुई। उन्होंने आम आदमी के जीवन व उसकी परिस्थितियों को अत्यंत निकट से देखा। अछूतों की कठिनाइयों, समस्याओं तथा कथित उच्च वर्ग द्वारा दलितों पर किए जाने वाले अत्याचार का खुलकर विरोध ही नहीं, वर्णन भी उन्होंने किया है। प्रेमचंद की कहानियों के विषय में राजेंद्र यादव ने लिखा है, वेश्या, अछूत, किसान, मजदूर, जमींदार, सरकारी अफसर, अध्यापक, नेता, क्लर्क तथा समाज के प्रायः हर वर्ग पर प्रेमचंद ने कहानियां लिखी हैं और राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत उनकी कहानियों में विशेष उत्साह, आदर्शवाद और आवेश है। प्रेमचंद समस्या व हल दोनों एक साथ देते हैं, यही कहानी कला की विशेषता है। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं। यूं तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही की जाती थी। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वह दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, उसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देते हैं। अपूर्ण उपन्यास असरारे माँ के बाद देशभक्ति से परिपूर्ण कथाओं का संग्रह सोजे वतन उनकी दूसरी कृति थी, जो 1907 में प्रकाशित हुई। इस पर अंग्रेजी सरकार को रोक और चेतावनी के कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। मरणोपरांत उनकी कहानियां मान सरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कहानी सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में उजागर हुई है। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी। कुछ महीने मर्यादा पत्रिका का संपादन भार संभाला। 6 साल तक माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। 1930 में बनारस में अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया और 1932 के आरंभ में जागरण नामक साहित्यिक पत्र निकाला। उन्होंने लखनऊ में आयोजित 1936 अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की। 1934 में प्रदर्शित मजदूर नामक फिल्म की कथा लिखी और कॉन्ट्रैक्ट की साल भर की अवधि पूरी किए बिना ही 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस भाग आए, क्योंकि बम्बई आधुनिक मुंबई का और उससे भी ज्यादा वहां की फिल्मी दुनिया का हवा पानी उन्हें रास नहीं आया। प्रेमचंद ने करीब 300 कहानियां, कई उपन्यास और सैकड़ों लेख लिखे। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे और कुछ अनुवाद कार्य भी किया। प्रेमचंद के कई साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। गोदान उनकी कालजयी रचना है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीम है। कृतियां प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्यिक रूपों में अभिव्यक्त हुई। कुछ बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुख रूप से वह कथाकार हैं। उन्हें अपने जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट की पदवी मिल गई थी।
उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी और उर्दू दोनों में समान रूप से दिखाई देती है। उन्होंने रंगभूमि तक के सभी उपन्यास पहले उर्दू भाषा में लिखे थे और कायाकल्प से लेकर अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र तक सभी उपन्यास मूलतः हिंदी में लिखे। प्रेमचंद कथा साहित्य में उनके उपन्यासकार का आरंभ पहले होता है। उनका पहला उर्दू उपन्यास असरारे माबिद उर्फ देवस्थान अर्थात रहस्य उर्दू साप्ताहिक आवाज़ कल्प में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। उनकी पहली उर्दू कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कानपुर से प्रकाशित होने वाली जमाना नामक पत्रिका में 1908 में छपी। उनके कुल 15 उपन्यास हैं, जिनमें 2 अपूर्ण हैं। बाद में उन्हें अनुदित या रूपांतरित किया गया। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियों के कई संपादित संस्करण निकले, जिनमें कफन और शेष रचनाएं 1936 में तथा नारी जीवन की कहानियां 1938 में बनारस से प्रकाशित हुए। इसके बाद प्रेमचंद की ऐतिहासिक कहानियां तथा प्रेमचंद की प्रेम संबंधी कहानियां भी काफी लोकप्रिय साबित हुई। अब जो है हम आपको बताते हैं प्रेमचंद की कहानियों का जो रचना संसार है उसके विषय में। तो प्रेमचंद बचपन से ही खिलंदड़ स्वभाव के रहे। उनके इसी खिलाड़ी की छाप गुल्ली डंडा, शतरंज के खिलाड़ी और बड़े भाई साहब जैसी कहानियों में उजागर होती है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को निश्चित परिप्रेक्ष्य और कलात्मक आधार दिया। उनकी कहानियां परिवेश को बुनती है, पात्र चुनती हैं, उसके संवाद उसी भावभूमि से लिए जाते हैं जिस भावभूमि में घटना घट रही है, इसलिए पाठक कहानी के साथ अनुकूल हो जाता है। इसलिए प्रेमचंद यथार्थवादी कहानीकार है, लेकिन वे घटना को ज्यों का त्यों लिखना कहानी नहीं मानते। यही वजह है कि उनकी कहानियों में आदर्श और यथार्थ का गंगा जमुनी संगम है। कथाकार के रूप में प्रेमचंद अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन गए थे। उन्होंने मुख्यतः ग्रामीण एवं नागरिक सामाजिक जीवन की कहानियों को विषय बनाया है। उनकी कथा यात्रा में श्रमिक विकास के लक्षण स्पष्ट हैं। यह विकास वस्तु विचार अनुभव तथा शिल्प सभी स्तरों पर अनुभव किया जा सकते हैं। उनका मानवतावाद अमूर्त भावनात्मक नहीं अपितु सुसंगत यथार्थवाद है। प्रेमचंद की प्रत्येक कहानी मानव मन के अनेक दृश्यों, चेतना के अनेक छोरों, सामाजिक कुरीतियों तथा आर्थिक उत्पीड़न के विविध आयामों को अपनी संपूर्ण कलात्मकता के साथ अनावृत करती है। कफन, नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, वासना की कड़ियाँ, दुनिया का सबसे अनमोल रतन आदि सैकड़ों रचनाएं ऐसी हैं जो विचार और अनुभूति दोनों स्तरों पर पाठकों को आज भी आंदोलन करती हैं। वे एक कालजयी रचनाकार की मानवीय गरिमा के पक्ष में दी गई उद्घोषणाएं हैं। समाज के दलित वर्गों, आर्थिक और सामाजिक यंत्रणा के शिकार मनुष्यों के अधिकारों के लिए मुंहजूज थी। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हमारे साहित्य की सबलतम निधि हैं। कहानी साहित्य की सबलतम विधा है। वह एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों की सबलतम विधा है। वह एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों, क्रियाविधियों, उसके सुख दुख के क्षणों की सजीव, हृदयग्राही तथा मार्मिक तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इसके उन्नयन और विकास में विश्व के अनेक कथाकारों ने जो योगदान किया, वह भाषा, शैली, रूप, विधान, कला, सौष्ठव तथा तकनीक की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हिंदी कहानी की उपलब्धि है कि इसे अपने विकास के आदिकाल में मुंशी प्रेमचंद जैसे मानव मन के कुशल चितेरे मिले, जिनके कहानी साहित्य ने हिंदी उर्दू में एक नए युग का सूत्रपात किया। प्रेमचंद की कहानियों का फलक व्यापक है। हिंदी के प्रख्यात समीक्षक डॉक्टर गौतम सचदेव ने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का मूल्यांकन करते हुए कहा, विचार तत्व उनकी कहानियों का निर्देशक है। लाहौर के मासिक पत्र नौरंगे ख्याल के संपादक के यह पूछने पर कि आप कैसे लिखते हैं, प्रेमचंद जी ने उत्तर दिया, मेरी कहानियाँ प्रायः किसी न किसी प्रेरणा या अनुभव पर आधारित होती हैं। इसमें मैं ड्रामाई रंग पैदा करने की कोशिश करता हूँ। केवल घटना वर्णन के लिए या मनोरंजन घटना को लेकर मैं कहानियाँ नहीं लिखता। मैं कहानी में किसी दार्शनिक का भावनात्मक लक्ष्य को दिखाना चाहता हूँ। जब तक इस प्रकार का कोई आधार नहीं मिलता, मेरी कलम नहीं उठती। प्रेमचंद का उक्त वक्तव्य आज भी प्रासंगिक है। शिल्पगत विशेषताओं की दृष्टि से भी प्रेमचंद की कहानियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अपने समकालीन कथा साहित्य और परवर्ती
पीढ़ी को उनकी कहानियों में यथेष्ट रूप से प्रभावित किया है। तो अब आप ये देखिए कि हमने उनका रचना संसार भी देख लिया है। अब हम उनके साहित्य की जो विशेषता है उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाते हैं और स्किप करके चले जाएंगे फिर। तो इस वीडियो को मैं अंत करती हूँ यहीं पर और आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो नमस्कार, बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।